नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हम आपको लेकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में और हमारे ख़ास मेहमान हैं पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया। इनसे जानेंगे कि उधमपुर की क्या समस्याएं हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहां किस तरीके से काम कर रही है। सर, अगर देखा जाए जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कोई तब्दीली आई है, क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके के काम हो रहे हैं? देखिए, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तब्दीली ये आई कि अफसरशाही हो गई है। थोड़ा सा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया और अफसरशाही है और अफसरों की मनमर्जी है, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो आम आदमी की सुनवाई जो है उसको हम बहाना कोविड का भी लगा सकते हैं, मिलना जुलना किसी बड़े अधिकारी से तो इतना आसान नहीं है। आम आदमी की पहुँच जो है सरकार तक बड़ी कम हो गई है। तो सर, जो आम जनता है जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं लेकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाती थी, क्या वो जो सिचुएशन कोविड में बनी है अब उतना इजी रहा है, या जो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑफिसर्स के पास जाना चाहते थे उनको कितना मुश्किलात आ रही है, क्योंकि लोग आपके साथ तो इन टच रहते हैं? देखिए, इसमें पहले तो समस्या ये, जब लॉकडाउन रहा लगभग 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा, तो उस लॉकडाउन में तो वैसे तो जो जिस समस्या दूर दराज गाँव एरिया में ज़्यादा समस्या है तो वो तो उनका आना ही पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल लॉकडाउन था, व्यवस्था कोई नहीं थी। तो अब अगर अनलॉक किया है तो अभी अगर लोग पहुंचते हैं तो करीब अगर आप बात करें तो मैक्सिमम जो ऑफिस हैं तो मतलब ऑफिस करीब अंदर जाने की परमिशन बहुत कम है, बहुत कम लोगों को। तो अक्सर ऑफिसर्स का ये आता है कि मैसेज करो, टेलीफोन पे बात करो, मिलना जुलना जिसको कहेंगे बहुत कम है। तो इसलिए जब अब हमारे गाँव के लोगों की दिक्कत ये है कि अनपढ़ लोग हैं, मैसेज करना आता नहीं है, टेलीफोन पे वो बात करने का उनको वो तो पूरा तरीका समझ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी हमारा दूसरी स्टेट से है, उसको दूसरे एरिया से है, उसको प्रॉपर हमारी डोगरी समझ नहीं आती, वो डोगरी में बात करना चाहता है फ़ोन पे, तो कोई मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये एक समस्या तो है। लेकिन अब चूँकि पिछले दिनों हमारा भी 1.5-2 महीने ऑफिस बंद रहा, तो हमने भी अपने ऑफिस और बाकी पार्टियों का भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी मुझे लगता है कि चल पड़ी है। चूँकि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है इसके बगैर तो सिस्टम चलता नहीं है। लोग जाएंगे अपनी बात ए को कहेंगे, बी को कहेंगे। एक तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारा विधानसभा भंग है तो असेंबली में लोग हैं नहीं, तो फिर चलो हमारे सरपंचेस हैं या हमारे काउंसलर हैं या फिर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो 3 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये ग्राउंड पे हैं। तो अब इनकी सुनवाई अगर कोई मिलेगा तो आप इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इनके पास लोग आते हैं तो इनकी कितनी सुनवाई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जैसे हमने विधानसभा में नुमाइंदगी की है, तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके का गवर्नमेंट का रिस्पांस मिलना चाहिए था उस तरीके का मिलता नहीं। सर, एक बात देखी जाए तो पैंथर पार्टी हमेशा सड़कों पर रहती है। एक बात उनका कहना है कि रामनगर जिस तरीके से इग्नोर किया गया है पूरा एरिया, वहाँ की सड़क जो है वो बनाई नहीं गई है। हर्षदेव सिंह जी भी बार बार ये चीज़ उठाते हैं कि रामनगर काफ़ी साल पीछे चला गया है। डेवलपमेंट के हिसाब से क्या लगता है आपको, अभी कितनी जो है कितना डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, अभी किस लेवल पे चल रहा है? अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में असेंबली चल रही होती, रिप्रेजेंटेटिव्स होते, तो क्या लगता था चेहरा या जो ज़मीनी हकीकत थी वो बदली होती? हाँ, देखिए, अब बेसिकली अब जो है कि जो आपका नुमाइंदा है जो वो अगर अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, अगर गवर्नमेंट में होगा कोशिश करेगा, अपोजिशन में है तो वो इसलिए कोशिश करेगा कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मुझे इलेक्ट होना है, इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है, तो इसलिए उनका कंपटीशन भी रहता है। उस कंपटीशन में लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब आपका पॉलिटिकल प्रोसेस ही ख़त्म हो गया तो ऑफिसर को तो मतलब बाहर का ऑफिसर है तो उसको पता है कि मुझे 2 साल या 1.5 साल या 1.25 साल काम करना है, उसके बाद मुझे यहाँ ना तो लोग मिलने आएंगे तो ना तो मुझे इस इलाके का भी इंटरेस्ट है। लेकिन जो आपका लीडर है तो उसको पता है मैं ताज़ ज़िंदगी यहीं पे रहना है, इन लोगों के साथ जीना मरना है, अच्छा करूँगा तो लोग अच्छा कहेंगे, नहीं करूँगा तो लोग पीछे, तो फॉरएवर एक रिलेशन है। तो इसलिए डेफिनेटली जब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है तो उसमें डेफिनेटली लोगों की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, उसको पता है मैं कुछ करूँगा तो लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। तो ऑफिसर को पता है कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसको है नहीं, जो अंडर रूल जिसको कहेंगे अंडर रूल, जब वही काम होना है तो अंडर रूल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो कैसा काम होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर रामनगर की जैसे बात करी तो ओवरऑल आप बात करें, रामनगर तो है ही है हमारा, लेकिन पहाड़ी एरिया जितना भी है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ी एरिया तो हमारे बिल्कुल ही
मतलब बिल्कुल ही इग्नोर्ड रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, हम अक्सर कई बार बात भी करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किश्तवाड़ के अगर मड़वा दर्शन की बात करें, हम अगर पंचारी की बात करें, हम अगर गोल गुलाबगढ़ की बात करें, गुलाबगढ़ जैसे इलाके जहाँ मैं गया हूँ, बहुत से एरियाज़ जहाँ पैदल गए हम सरगली की बात करें, जो नील टाप की इन एरिया में बात करें, तो वहाँ का एक आदमी, सिंगल आदमी को एक वोट डालने का अधिकार है। और जो आदमी गांधीनगर में रहता है वो भी एक वोट डालने का अधिकार रखता है, वो 2 वोट नहीं डाल सकता। लेकिन जब ये लोग देखते हैं, आज टेलीविज़न पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गांधीनगर हर घर के अंदर नल लगा है, हर घर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, हर 6 महीने बाद बाहर सड़क पे लुक पड़ेगी, हाँ, कॉलेज आपको बाहर मिलेगा, स्कूल बाहर मिलेगा, हॉस्पिटल बाहर मिलेगा, तो लोग तो सोचते हैं, आज युवा पीढ़ी है वो सोचती है कि मैं भी एक वोट डालता हूँ और ये भी एक वोट डालता है, इसके वोट की वैल्यू है कि हर 6 महीने बाद इसके घर की सड़क पक्की होगी, हर 24 घंटे नल का आएगा, 24 घंटे पानी मिलेगी। और मेरा गाँव है जहाँ हफ्ते में दो बार बिजली आती है, हफ्ते में 1 बार नल आता है। हॉस्पिटल और कॉलेज की तो बात ही कहेंगे, अगर कॉलेज है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो स्टाफ नहीं है। तो इसलिए खुद भी विधायक, आप खुद भी दूरदराज के एरिया को फोकस की ज़रूरत है। सर, आप खुद भी विधायक रहे हैं यहाँ के, और जिस तरीके से उधमपुर जैसी इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, लोगों को पहली नज़र में लगता है कि पता नहीं कितना यहाँ बेहतरीन सड़कें होंगी, रोड कितनी अच्छी होगी, यहाँ ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। मगर अगर देखा जाए तो आप अगर मेन उधमपुर सिटी में जाएंगे, ट्रैफिक से भरा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं। इसके अलावा अगर सिटी से थोड़ा सा बाहर जाएं तो गंदगी के ढेर लगे होते हैं। उसको लेकर क्या लगता है आपको कि जब से आप विधायक थे, आपने भी अपना टेन्योर निकाला, उसके बाद दूसरे विधायक आए, उन्होंने भी अपना टेन्योर निकाला, मगर जो समस्याएँ हैं वो ग्रास रूट पर ही रही, क्या वजूहत इसकी? देखिए, जैसे पहले आपने बात करी कि आर्मी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो समस्या है कि हमारे बहुत से लोग हैं, सैकड़ों परिवार हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, जिसमें 40 साल पहले उनकी ज़मीन गई, 50 साल पहले आर्मी ने ज़मीन ली उनकी, और वो तब से स्ट्रगल करते हैं कि जनाब हमारी ज़मीन को वंस फॉर ऑल ये मसला सेटल करो, हमें कंपनसेशन दे दो। और आर्मी हमारी ज़मीन वैसे भी आर्मी के पोजीशन में है, तो आर्मी अपना पूरे तरीके से पोजीशन में ले ले, और आर्मी भी चाहती है कि हम इसको पर वंस फॉर ऑल सेटल करें, हमें पैसा कंपनसेशन दें। और ज़मीन, क्योंकि जब रेंटेड ज़मीन है उस पर स्ट्रक्चर खड़ा करना बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े मसले हैं, तो आर्मी की भी प्रॉब्लम है, आर्मी भी देना चाहती है, पब्लिक भी मतलब वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहती है, लेकिन इन बिटवीन आ गई स्टेट गवर्नमेंट, आ गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया। अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे एज ए MLA या बगैर MLA के, तो अगर मेरा मतलब सोशल मीडिया पे चेक करेंगे, मेरा पेज चेक करेंगे, तो उसको आप दिखेगा कि धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल कितनी बार ऑफिसर्स को कहा, भैया आपने, वो कहते जनाब आपने डॉक्यूमेंट्स बना के लाओ, और जब दिल्ली में भेजोगे, आप ये प्रोसेस करके भेजोगे, तो वो दिल्ली वाले बैठे हैं पैसा देने के लिए, लेकिन यहाँ से कागज़ निकलता ही नहीं है कागज़। अगर आप उन लोगों के पास जाएँ, 50-50, 100-100 कनाल ज़मीन के मालिक हैं, बेटा क्या करता है, किसी की दुकान में नौकरी करता है, 2000 की नौकरी करता है, बेटा क्या करता है, दिहाड़ी लगाता है, शाम को 200 रुपये बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट तो नेशनल लेवल पे बदनाम क्यों रही जम्मू कश्मीर, हम टॉप पे क्यों रहे करप्शन में, काम ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। तो हम तो एज ए MLA हमें 2 बार मौका मिला, लेकिन करीब हमारा मौका था एज ए अपोजिशन का MLA, सरकार में तो हमें जाने का मौका मिला 2-2.5 साल के लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, तो उस 2-2.5 साल का भी देखेंगे तो उसमें हमने कुछ केसेस हमने प्रोसेस करके कुछ पेमेंट दिलाई, लेकिन गवर्नमेंट चली गई, तो उसके बाद तो हुआ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बहुत फोकस पॉइंट है, मैं यहाँ के प्रशासन, UT सरकार को कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, हमारे हज़ारों परिवारों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, तो इसके ऊपर फोकस की ज़रूरत है। और इसमें आर्मी के लिए भी बेनिफिट है कि आर्मी को रेंटेड ज़मीन पे स्ट्रक्चर खड़ा करना है, और कल कोई कोर्ट में जाता है तो वो अंडर रूल कर नहीं सकते, तो आर्मी भी चाहती है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर प्रशासन को खींचा जाए, जहाँ पे लोकल लेवल पे थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाया जाए, तो मुझे लगता है ये छोटा सा मसला है, लेकिन फिर भी छोटे मसले को 40 साल लगते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। दूसरा, आपने जैसे कहा यहाँ ट्रैफिक की आपने बात करी, टाउन की, तो ट्रैफिक की समस्या तो अगर आप पूरे देश भर में किसी भी टाउन में जाएंगे तो आपको करीब समस्या मिलेगी, करीब, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हमारे टाउन डेवलप हैं, जो छोटे हैं या बड़े हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें जो प्लान तरीके से, तो वहाँ आपको कम समस्या मिलेगी। लेकिन हमारी जो लोकल समस्या नेशनल लेवल पे है वो तो है ही है, लेकिन हमें नेशनल लेवल की ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, और जिसकी वजह से हमारा टाउन और ज़्यादा चौक हो जाता है। वो इसलिए है कि आपने देखा कि जब हमारा नेशनल हाईवे उधमपुर टाउन के बीच में से गुजरता है, और अक्सर उधमपुर के ऑनवर्ड नेशनल हाईवे हफ्ते में 2-3 बार
किसी न किसी वजह से बंद रहता है, या फिर वन वे ट्रैफिक होती है कि एक दिन डाउन है एक दिन अप है। तो करीब करीब हफ्ते के 3 या 4 दिन जो है ट्रैफिक उधमपुर से आनवर्ड बंद रखी होती है। और फिर उसको ट्रैफिक को ना तो पठानकोट से रोका जाता है, ना कठुआ सांबा से रोका जाता है, ना जम्मू से रोका जाता है। उधमपुर में यहाँ बैरियर लगे हैं और हज़ारों की तादाद में ट्रक्स यहाँ पे खड़े रहते हैं। और मैं बताऊं कि अगर यहाँ हमारा जखैनी का इलाका है, ये बगल में जहाँ मेन नाका है, वहाँ जाएँ तो लोगों की अब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा यार कितनी दिक्कत में है। लोग कहते हैं जनाब अगर हम बाथरूम गेट, हमारे घर का गेट अगर बाई दिए खुला रह गया तो कोई भी आदमी हमारे बाथरूम आ सकता है। और जब लोगों को पूछें वो परेशान है। अगर कोई गाड़ी है, सिविल गाड़ी में बैठा है, फैमिली बैठी है, वाशरूम जाना है, पिछले 8 घंटों से, 10 घंटों से, 12 घंटों से, 15 घंटों से फंसा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है नहीं, तो उसको जाना है तो कहाँ जाएगा वो? तो ज़बरदस्ती लोगों के घर में घुसना पड़ता है। लोग उस तरीके से परेशान है, जो यात्रु है वो उस तरीके से परेशान है। तो अगर आप इनको गाड़ियों को खड़ा करने का अगर आपका है, हमने कितनी बार कहा कि नाका आगे ले जाइए, या आप आजकल इतना मतलब डेवलप सिस्टम है कि गाड़ी वो तभी निकलेगी जब आप रास्ता क्लियर है। घर से आप अपने फ़ोन पे चेक कर लीजिए, आप ऐसा एक सिस्टम बना लीजिए ना कि हर आदमी जब निकलेगा श्रीनगर के लिए, तो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है चाहे प्राइवेट है, फिर आके यहाँ 2-2 दिन के लिए खड़ा करना उसको। तो इसलिए और उस नेशनल ट्रैफिक की समस्या इतनी है और उसकी वजह से हमारा शहर में बहुत बड़ी समस्या है। और वो समस्या तो है ही है ट्रैफिक की, पूरे देश भर के ट्रक यहाँ खड़े रहते हैं, वो तो है ही है। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता का जो मिशन है, उसके ऊपर भी हमने कितनी बार प्रशासन को कहा, भूख हड़तालें, धरने, मैसेज दिल्ली तक हमने कई बार भेजा कि वो स्वच्छता का जो एक दफ़ा मैसेज देते हैं। वो एक तरफ तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड लेती है कि हर घर को हमने शौचालय दे दिया, पहला उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया कि जिसको हर घर में शौचालय है। लेकिन हर दिन यहाँ 10-15 हज़ार लोग ओपन में शौच करते हैं और उधमपुर और टिकरी के बीच का एरिया है, नेशनल हाईवे का है। आप देखिए कोई कितने वाशरूम हैं, अगर 2-3 जगह बने हैं वो लॉक रहते हैं। वो ट्रक वाला, वो ड्राइवर है, वो क्लीनर है, वो बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा? ओपन में जाएगा। और दोनों तरफ आप देखेंगे घर, मतलब लोग रहते हैं वहाँ, रेजिडेंशियल एरिया है। मतलब हमारी तो औरतों को छत के ऊपर जाना, कपड़े रेड़ने के लिए छत पे जाना बड़ा मुश्किल है, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ओपन में शौच है। तो आप अंदाज़ा 8-10 हज़ार आदमी डेली करता है, तो एक तो वो मैसेज भी गलत जाता है। तो इसलिए हमारी ट्रैफिक के साथ साथ ये एरिया बहुत बड़ा, अब कोविड के दिन थे, यहाँ नेशनल हाईवे पे लोगों ने घरों के पास हैंडपम्प लगाए हैं, कॉमन कम्युनिटी जो सरकार की तरफ से, उसी हैंडपम्प से ट्रक वाला पानी भरता है, उसी से। और ट्रक वाला कहाँ, यूपी बिहार से, कलकत्ता से आया, इन्फेक्टेड है, हमारे गाँव का आदमी इन्फेक्टेड होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी इस इलाके की है। दूसरा आपने ये कहा कि तीसरा कि आप शहर की, मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरीके से उधमपुर में जब लोग गुज़रते थे या श्रीनगर से आते थे, उन लोगों को बड़ी मुश्किलात आती थी कि हाईवे के किनारे एक बहुत बड़ा भंडार लगाया होता था गंदगी का, जो शहर की पूरी गंदगी है वो वहाँ पे फेंकी जाती थी। उस पे संज्ञान लेते हुए उस पे काफ़ी पेनल्टी भी हुई थी। क्या कहेंगे आप कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो लगाना चाहिए था उधमपुर में, उसकी कमी, उसको क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या कुछ मुश्किलात आ रही है? हाँ देखिए, जब 2011 की बात करें, जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे वर्किंग ग्रुप बने, उस ग्रुप में फिर लोगों ने, कश्मीर वालों ने अपनी प्रॉब्लम बनाई, जम्मू ने डेवलपर की बात कराई, तो उसके बाद एक टीम आई वहाँ से। तो उस टीम ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब लोगों को पूछा कि अब बड़ी छोटा अगर गली नाली की समस्या, मेजर आपकी क्या समस्या है? तो यहाँ सबसे पहली समस्या हमने बताई, उस टाइम हमें मिले थे, हमने कहा सबसे बड़ी है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की समस्या है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और इसकी वजह से हमारा जो है ये गंदगी है, कभी इस गांव में फेंकते हैं, कभी इस गांव में फेंकते हैं, तो हड़ताल होती है, उसमें जाते हैं, वो हड़ताल करते हैं, वो हड़ताल करते हैं। तो उस टाइम हमें पैसा हमारे लिए उस प्रोजेक्ट का उन्होंने मांगी डिटेल, और प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ गया। लेकिन तब से आज तक कभी लैंड का डिस्प्यूट है, कभी फॉरेस्ट की क्लियरेंस का मसला है, लैंड आइडेंटिफाई भी कर दी, उसी समय आइडेंटिफाई कर दी। लेकिन आप स्पीड देखिए कि 2011 नेचुरली पैसा 1 साल बाद आया, 12 के अगर हम करें 12 में पैसा आता है, तो 12 के बाद आज 8 साल हो गए हैं, और 8 साल में हमारा वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। और आज पीछे हम कह सकते थे कि मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ, दूसरा कह सकता कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, या मैं मंत्री नहीं हूँ। आज तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे उधमपुर के नुमाइंदे जो हैं जितेंद्र सिंह जी, जो नेक्स्ट टू प्रधानमंत्री हैं, और पिछले लगभग 6 साल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में। और मुझे लगता है कि वो अगर किसी चीज़ को एक बार कह देंगे, मुझे नहीं लगता कोई इनको इनकार कर सकता है। और पैसा होने के बाद, लैंड आइडेंटिटी होने का 8 साल किस बात के। और जिसका क्या हुआ कि आज वो जिस सॉलिड वेस्ट है, पहले दरसूख गांव में फेंका जाता था, अब उसको उठा के वहाँ नेशनल हाईवे फेंकना शुरू कर दिया, जिसके लिए अब वो भी आप चेक करेंगे हमारे फेसबुक पेज पे कितने धरने प्रदर्शन हमने किए, और जिसकी वजह हम एनजीटी दफ्तर फिर दिल्ली चले गए। हमने कहा जनाब कोई सुनने वाला है ही नहीं है।
फिर एनजीटी ने उसका कड़ा संज्ञान लिया। फिर उन्होंने यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल को लिखा कि भाई क्या मसला है। पोल्यूशन वालों के पास हमने कई रिप्रेजेंटेशन दी कि इसमें दिक्कत यह है कि सिर्फ कचरे का मसला नहीं, कचरा सड़क के किनारे फेंका जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम यह है, जो अंदर की प्रॉब्लम है, वो कचरा जब छोटी सी बारिश हो गई वहाँ से वो सारा कचरा जाता है तवी में, और तवी के उस पॉइंट पे जाता है जहाँ से पूरा शहर को पानी सप्लाई होता है, पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है। अब आप देखिए इस कोविड के दौरान जितने भी हमारे कोविड सेंटर थे उन सभी का जो कचरा था वहाँ फेंका गया, और वो कचरा छोटी बारिश के बाद सीधा तवी में गया, और तवी के सेम पॉइंट में अगर कभी आप निकले खड़ा होंगे तो आपको वहाँ डगबेल मिलेंगे, बहुत से फिल्टर प्लांट मिलेंगे, देखने को दूर से मिल जाएंगे आपको। तो उसी पॉइंट से हम पानी पूरे शहर को सप्लाई करते हैं। फिर हमारे शहर की हालत क्या होगी, ये कौन सा पानी हम पीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेके हमने एनजीटी तक काम दिल्ली में गए। सर तो अब उसने फ़ाइन किया है इसको, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सर इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं आप अपने एक एनजीओ के दौरान काफ़ी प्रदर्शन करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं कि ड्रग्स को लेकर वो जागरूक हों, ड्रग्स को छोड़ें, या जो लोग इसमें ग्रस्त हो रहे हैं उनको कैसे बाहर निकालें, उस पर काम कर रहे हैं। उधमपुर में ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है, उसको लेकर आप सरकार में भी कितनी बार गए हैं, तो क्या लगता है कहीं बात सुनी नहीं जा रही है या अनदेखा हो रहा है? देखिए, ये अगर बात करें तो लगभग कोई 3 वर्ष पहले उधमपुर टाउन में ये जो ड्रग्स आजकल जो जिसको चिट्टे के नाम से जाना जाता है, उससे पहले होता होगा लेकिन कभी चर्चा में नहीं था, कोई इक्का दुक्का कोई। लेकिन लगभग 3 वर्ष पहले ये ड्रग्स जो है ये हमारे उधमपुर छोटे टाउन में एंटर किया, और ये मतलब इसकी ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो हमने देखा कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के, एज ए ज़िम्मेदार एक नागरिक होने के नाते कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए। हमने देखा इसमें काफ़ी इंटीरियर में हमने डोर टू डोर पूरे टाउन के अंदर, टाउन के सराउंडिंग सारे गांव में हमने डोर टू डोर कैंपेन की है, लोगों को जागरूक करने के लिए हर घर में दस्तक की है। और इसमें हमने सारा वर्कआउट किया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारे टीनेजर बच्चों को फंसाया जाता है, क्योंकि एक आदमी ड्रग्स लेता है, जब वो अच्छी फैमिली का होगा तो 2-3 महीने घर वाले फीड करेंगे, छोटी मतलब जिस फैमिली की इनकम कम होगी तो वो उसको 15 दिन फीड करेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली घर वाले पूछेंगे भाई 1000 रुपया 2000 रुपया रोज़ का लेता है, कहाँ छोड़ रहा है तू? तो जब उसको बंद होगा तो उसको ड्रग की लत लगी है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, फिर अपना ग्रुप बनाता है 3 लोगों का, 3 नए दोस्त बनाए, उनको अपनी वाली उनको ड्रग्स ली, उनको बेची, उसमें से अपना हिस्सा निकाल लिया। तो वो मैक्सिमम फंसते कौन है, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, टीनेज बच्चे। तो हमने कहा कि भाई जो बड़ा आदमी समझदार है लेता है उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन जो टीनेजर बच्चे इसको कैसे रोका जाए। फिर इसको लेके हमने एक अवेयरनेस दूसरा प्रोग्राम रखा, बच्चों का हमने मैराथन्स रखी। लगभग हमने 19 मैराथन करवाई हैं, जिसमें हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे भी करवाई, ताकि हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँचे कि भाई यहाँ पे क्या समस्या है और लोग क्यों इसके लिए सड़कों पे हैं। तो इसमें लगभग 19 मैराथन्स हमने कराई हैं, जिसमें लगभग 7000 बच्चों को हमने ओथ दिलाई है कि ड्रग नशा ना करेंगे ना करने देंगे। उन बच्चों को हमने वो जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं बच्चे, तो एक बार फुटिंग पे हमने अब पिछले समझ लो कि अगस्त के बाद हमारा वो जो एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अगस्त के बाद तो आपने देखा कि पहले वो यूटी बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी बंद रहा, फिर थोड़ा सा संभला तो ये वाला मसला स्टार्ट हो गया। तो अब थोड़ी सी पिछले लगभग कहेंगे हम 7-8 महीने से एक्टिविटी उस पर नहीं है, लेकिन जब स्थिति सामान्य होती है तो हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और हमारा मकसद है कि हम अब देश भर में प्रॉब्लम होगी, बड़े शहरों में, बहुत से और शहरों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब सभी की हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम अपने शहर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को जो ड्रग्स चिट्टे वाला नशा है इससे हम मुक्त करेंगे। और बाकी भी हम अवेयर करते हैं बच्चों को कि नशा, कोई बच्चा किसी किस्म का नशा नहीं करे। उसके रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं, उसका रिज़ल्ट ये मिला कि हमने जैसे मैराथन करवाई तो हमने तो रूटीन में कराई, तो मैराथन कराने के उन्हीं दिनों रियासी में रिक्रूटमेंट रैली आती है, भर्ती आर्मी की रिक्रूटमेंट भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है। तो उसमें हमने देखा कि हमारे कितने बच्चों ने हमें मैसेज किया कि हम कभी भागे नहीं थे, दौड़े नहीं थे, लेकिन जब हम छोटे छोटे इनाम बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड रख देते हैं, सर्टिफिकेट रख देते हैं ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बने। तो बहुत से बच्चे ऐसे, मतलब लगभग 100 बच्चे थे जिनको उसके बाद हमने सम्मानित किया जो सिलेक्ट हुए आर्मी में। तो उन्होंने कहा हम अपनी ज़िंदगी में कभी दौड़े नहीं, लेकिन जब आप हमारे गांव में आए तो हमें पता चला, ऐड हुई कि फ़लाँ दिन हमारी यहाँ पे मैराथन है तो ये इनाम मिलेगा, तो हम इनाम के चक्कर में भागे। लेकिन हमें आदत हो गई, प्रैक्टिस शुरू कर दी, और उसका रिज़ल्ट हुआ कि जब हम आर्मी के रिक्रूटमेंट रैली में गए तो उसमें हम सिलेक्ट हो गए। तो
मतलब जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो इसलिए हमारा फोकस है कि अपने यूथ को, क्योंकि देश बचाना है तो आपका यूथ मजबूत चाहिए, यूथ आपका सही दिशा में चाहिए, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ठीक चाहिए। तो इसलिए जिस देश का युवा जो है मजबूत है वो देश मजबूत है। तो हमारा अल्टीमेटली हमारे देश फोकस है हमारा, और देश हमारा मजबूत तब होगा जब हमारा युवा अच्छी लाइन पे चलेगा और ड्रग्स जैसे चीज़ें ना लेके अच्छे कामों में लिप्त रहेगा। तो नेचुरली वो फिजिकली फिटनेस की तरफ ध्यान देगा या और उसका पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ध्यान देगा तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप ड्रग्स लेते हैं, ना फिजिकली फिट रह सकते, ना मेंटली फिट रह सकते, आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती, ना फाइनेंशियली फिट रह सकते। और जिस देश का युवा ना फिजिकली फिट है, ना मेंटली और ना फाइनेंशियली फिट है, तो नेचुरली वो देश कमज़ोर होगा। तो इसलिए हमने इसके ऊपर काम किया है और हमारी एनजीओ है डोगरा क्रांति दल जो इसके लिए काम करती है। और अगर कोविड में बात करें, उन दिनों में हमने हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइज़र टनल लगाए। जम्मू कश्मीर में कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसने टनल लगवाए, सैनिटाइज़र टनल लगवाए, पीपी किट्स दी। अभी हमारी एनजीओ की तरफ से पिछले लगभग 110 दिन हो गया लगातार लंगर जारी है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जो लोग हमारे बाहर फंसे थे एनजीओ की तरफ से, सैकड़ों की तादाद के लोगों के एड्रेस लेके हमने प्रशासन तक पहुँचाया कि ये भला बंदा हमारे फ़लाँ जगह फंसा है, उसको लाओ। तो इस तरीके के काम भी हमारी एनजीओ करती है ताकि एक लोगों तक पहुँच बन जाए और आम लोगों की बात हो पाए। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि क्या वजूहत है कि जो आपके चेयरमैन हैं वो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं? कभी अगर रिसेंटली वीडियो जो वायरल हुई है आपने देखा होगा, डायरेक्टर एजुकेशन के साथ उनकी जो बहस हो रही थी, उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो हमेशा प्रदर्शनों में ही रहते हैं। और दूसरा, कभी वो एलिगेशन लगाते हैं कि पुलिस के साथ जो है पुलिस उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, कभी कहते हैं बीजेपी के गुंडे उन्हें तंग करते हैं। तो क्या वजूहत है इतनी एलिगेशन लगाने के बाद भी सरकार या तो उनकी बात सुन नहीं रही है या पैंथर पार्टी को सीरियसली नहीं ले रही है? क्या वजूहत है? हाँ, देखिए, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, आपकी बात करूँगा। जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हो और शाम को घर आते हो तो क्या आपके मन में कितनी बार आता है कि जब ट्रैफिक आपको खामखा ट्रैफिक पुलिस रोकती है, नाके पे रोका जाता है, हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है, तो आपके मन में कितनी बार आता है कि यार कुछ करूँ? तो फ़र्क वही है कि हम कहते हैं कि चलो आज का दिन निकालेंगे, कल करेंगे। उनके मन में आता है कुछ करूँ तो वो कर लेते हैं, बस फ़र्क इतना ही है। जब उनको लगता है कि ये गलत है, सभी के मन में आता है। कोई आदमी है, जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किसी दफ्तर में किसी अधिकारी के पास जाएं तो वो सब ट्रीटमेंट कैसा मिलता है, लेकिन उसके दिल में आता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो सोचता है यार क्या पंगा लेना, तो उनको लगता है कि दिल में आया गलत है तो कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाकी पॉलिटिकल आदमी हैं, लोगों की बात करना एक पॉलिटिकल लीडर का हक है। सिर्फ जाके किसी ऑफिसर के गोडे शोडे दबा के काम अपने को 2 काम करवा दिए तो वो भी मसला नहीं होता। ठीक है, अपना तरीका काम करने का, उनका अपना तरीका है। और मुझे लगता है कि जो गलत है तो गलत को एक्सपोज करना एक लीडर की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि हर्षदेव जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बाकी ठीक है, लीडर जो है सुर्खियों में रहना चाहिए, तभी वो लीडर है। जो सुर्खियों में हो ही नहीं तो वो लीडर कैसे हुआ, उसको कैसा लीडर हुआ? बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक नेशनल पैंथर पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से उधमपुर की समस्याएं हैं वो काफ़ी सालों की समस्याएं हैं। अभी तक जो है गवर्नमेंट उस पर काफ़ी जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या, ड्रग्स की समस्या और जो है यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इन्होंने बताई, उस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और उस पर देखना चाहिए जिस तरीके से यहाँ समस्याएँ बढ़ रही हैं। इनका कहना है कि अभी असेंबली जो है रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में वो प्रवेश नहीं कर सकते। उसको लेकर भी इन्होंने बात की और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में नेशनल पैंथर पार्टी हर सतह पर ये बात उठाएगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।